ये है देवेश और ये है गौरी। देवेश और गौरी दोनों ही एक ऑफिस में जॉब करते हैं और दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। देवेश गौरी को बहुत ही पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। एक दिन देवेश गौरी को शादी करने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन गौरी उसे बहुत ही उदास मन से मना कर देती है और देवेश बहुत उदास हो जाता है। वो गौरी को बचपन से ही बहुत पसंद करता था, क्योंकि दोनों ही बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज में भी, लेकिन कॉलेज के बाद वो गौरी से कभी मिल नहीं पाया था। अरे देवेश, क्या हुआ? तुमने गौरी को शादी के लिए प्रपोज किया या नहीं? मैंने किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन क्यों? तुमने उससे पूछा नहीं क्या? मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन शायद मैं जानती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। तो फिर प्लीज मुझे बताना यार। तुझे तो पता ही है कि मैं तो बचपन से ही उसे कितना पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ नहीं पता जो 1 साल पहले उसके साथ हुआ था। अरे यार, मुझे पता है कि उसका डाइवोर्स हो गया है, लेकिन मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अरे देवेश, तुम्हें तो सिर्फ ये पता है ना कि उसका डाइवोर्स हुआ है, लेकिन तुम्हें उसके पीछे का कारण नहीं पता है ना कि उसके साथ क्या हुआ था। क्यों, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? अरे देवेश, कॉलेज के बाद तो तुम बाहर चले गए थे, लेकिन मैं और गौरी एक साथ ही जॉब करते थे। लेकिन 4 साल पहले गौरी की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार के इकलौते बेटे के साथ हुई थी। 1 साल तक तो गौरी और उसका पति अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थे, लेकिन गौरी बहुत ही सुंदर थी और ऊपर से अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी, तो जो भी गौरी से मिलता वो उसकी तारीफ जरूर करता। लेकिन गौरी के पति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी गौरी की तारीफ करे। इसी वजह से धीरे धीरे गौरी के पति के दिमाग में शक का कीड़ा पनपता गया और धीरे धीरे हालात ये हो गए कि जब भी कोई गौरी से बात करता तो गौरी के पति को गुस्सा आ जाता और वो गौरी को जानवरों की तरह पीटता था। लेकिन बेचारी गौरी ने पूरे 3 साल तक चुपचाप अपने पति की मार सही। गौरी चुपचाप सब कुछ सहती रही और कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब गौरी माँ बनने वाली थी और जब गौरी के पति ने गौरी के बच्चे को नाजायज कहा। इसी बात के लड़ाई झगड़े के चलते गौरी और गौरी के पति में बहुत लड़ाई हुई और गौरी के पति ने गुस्से में आकर गौरी को धक्का मार दिया, जिससे गौरी पेट की बल जमीन पर गिर पड़ी और जमीन में गिरने की वजह से गौरी का मिसकैरेज हो गया। गौरी को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए अपने माता पिता की सलाह से गौरी ने अपने पति को तलाक दे दिया और फिर गौरी अपने मायके में आ गई। कुछ दिन मायके में रहने के बाद गौरी ने एक अच्छी नौकरी ज्वाइन करने का सोचा और हमारे ऑफिस में एक सीट खाली थी, तो मैंने ऑफिस में बात करके उसे यहीं पर जॉब लगवा दी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम अब भी गौरी को बहुत पसंद करते हो। अरे मैं तो उसे देखते ही खुश हो गया था कि अब गौरी यहीं पर हमारे साथ काम करेगी। मुझे ये तो पता था कि उसका तलाक हो गया है, लेकिन ये सब कुछ नहीं पता था। अच्छा, तो इसी वजह से उसने मुझसे शादी को ना कहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं और उसे लगता होगा कि तुम्हें भी ये सब कुछ पता है और तुम उस पर दया करके उससे शादी करना चाहते हो। अरे यार, मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं था। लेकिन वो ये नहीं जानती ना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, बस इसलिए ही उसने तुम्हें मना कर दिया। तो फिर यार अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं पहले एक बार तो उसे खो चुका हूं, लेकिन अब मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहता। अगर मैं कॉलेज के बाद अमेरिका ना गया होता तो मैं उसकी शादी कहीं और होने ही नहीं देता। तो फिर तुम एक काम करो, तुम सीधा उसके मम्मी पापा से ही बात करो, क्योंकि गौरी से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। वो तो किसी से भी शादी के लिए ना ही करेगी, लेकिन उसके मम्मी पापा ही उससे समझा सकते हैं। तो तुम एक बार उसके मम्मी पापा से मिल लो और तुम उन्हें सारी बात बता दो, ताकि वो गौरी को समझा सके। लेकिन हाँ, जब गौरी अपने घर पर ना हो तभी तुम उसके घर पर जाना। हाँ, मैं अच्छे से समझ गया। फिर कुछ दिन के बाद देवेश मौका देखकर गौरी के घर उसके मम्मी पापा से बात करने चला जाता है और वो उन्हें मना भी लेता है और गौरी के मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं कि आखिर गौरी को एक अच्छा लड़का मिल गया है और वो सब कुछ जानते हुए भी उसे अपनाने को तैयार है। फिर एक दिन, गौरी, क्या तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। नहीं देवेश, मैं किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहती। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझ पर दया करके मुझसे शादी करना चाहते हो ना, ताकि मेरी जिंदगी संवर सके।
गौरी तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम पर दया करके तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी दरिया दिली मुझे साफ साफ दिखती है। और तुम्हारे अंदर जो दूसरों के लिए दया भावना है, मुझे तुम्हारी यही सब चीजें बहुत ही प्रभावित करती हैं। लेकिन देवेश, तुम समझने की कोशिश करो। मैं एक तलाकशुदा स्त्री हूँ और तुम अभी कुंवारे हो। तुम्हें तो अच्छे से अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? प्लीज तुम मुझसे शादी मत करो। और मैं जानती हूँ कि कोई भी माता पिता ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका बेटा किसी तलाकशुदा लड़की से शादी करे। गौरी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है। मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे आज के साथ स्वीकार करना चाहता हूँ। नहीं देवेश, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझती हूँ, अपने सुख दुख का साथी समझती हूँ। नहीं गौरी, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ और तुम ही मेरी जीवन साथी बनोगी। यही मेरा आखिरी फैसला है और इस बारे में मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात कर ली है। उन्हें भी इस बात से कोई एतराज नहीं है। क्या तुमने मेरे मम्मी पापा से कब बात की? और तुमने मुझे पता भी नहीं लगने दिया। और वैसे भी भला मेरे माँ बाप को इस बात से इनकार क्यों होगा? बल्कि उनके लिए तो खुशी की बात है कि उनकी बेटी का घर दोबारा से बसने जा रहा है। लेकिन देवेश, प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये शादी नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे माँ बाप इस बात के लिए कभी मान पाएंगे कि तुम एक तलाकशुदा लड़की से शादी करना चाहते हो? अच्छा, तो तुम्हें मेरे मम्मी पापा के मानने की चिंता है ना? हाँ देवेश, तुम्हारे मम्मी पापा इसके लिए कभी भी नहीं मान सकते। अगर मान गए तो तब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? बोलो गौरी, जवाब दो। अरे गौरी, तुम रो क्यों रही हो? अब तुम चुप कर जाओ और जवाब दो। देखो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रोना बंद करो गौरी, प्लीज मत रो गौरी। देवेश, भला तुमसे शादी करने के लिए कोई भी लड़की कैसे इनकार कर सकती है? लेकिन देवेश, मैं तुम्हारी जिंदगी। बस अब तुम कुछ नहीं कहोगी और तुमने कह दिया ना कि अगर मेरे मम्मी पापा तैयार हो जाएंगे तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। चलो ठीक है, फिर वादा रहा, मैं अपने मम्मी पापा को जरूर मना लूंगा। देवेश, एक बार मैं अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगी। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। ठीक है गौरी, मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलता हूँ। बाय देवेश। माँ, आप लोगों ने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई कि देवेश ने आप लोगों से शादी की बात की है? माफ कीजिएगा दीदी, लेकिन मम्मी जी और पापा जी को मैंने ही मना किया था कि ये बात मम्मी पापा जी आपको ना बताए, क्योंकि मैं चाहती थी कि देवेश जी ही आपसे बात करें। लेकिन भाभी। बेटा, देवेश बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत ही संस्कारी, ईमानदार और बहुत ही सुलझा हुआ है। हाँ बेटा, अरे बेटा, उससे शादी करके तेरी जिंदगी सवर जाएगी। बेटा, तू देवेश से शादी के लिए हाँ कर दे। माँ, अब तो मुझे किसी पर भी विश्वास ही नहीं होता। नहीं दीदी, आप ऐसा मत सोचिए। सच में देवेश जी बहुत ही समझदार इंसान है और यह जरूरी तो नहीं है कि यदि एक लड़का खराब है तो दुनिया के सारे लड़के खराब हो जाएंगे। दीदी, अगर आप मेरी बात माने तो आप देवेश जी से शादी के लिए हाँ कर दीजिए। और दीदी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगी। लेकिन भाभी, मैं एक तलाकशुदा स्त्री हूँ और वो तो अभी कुंवारा है। वो तो ठीक है दीदी, आप सही कह रही हैं, लेकिन दीदी देवेश जी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि तू अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू कर। हाँ बेटा, ये जिंदगी कोई छोटी सी नहीं है। कोई नहीं जानता कि जिंदगी में कब क्या हो जाए। लेकिन माँ, क्या देवेश के माता पिता इस बात से राजी हो जाएंगे? गौरी बेटा, कोई जल्दबाजी या जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि देवेश के माता पिता को इस बात से कोई एतराज नहीं होगा तभी हम तेरी शादी देवेश के साथ करेंगे, वरना देवेश के माता पिता की मंजूरी के बिना यह शादी नहीं हो पाएगी। ठीक है माँ। गौरी के माता पिता और भाभी ने गौरी को बहुत समझाया। वैसे तो गौरी दूसरी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन सच में देवेश में कोई कमी नहीं थी और वो बहुत ही संस्कारी लड़का था। और फिर देवेश अपने मम्मी पापा से गौरी से शादी करने के लिए बात करता है। अरे देवेश, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तू उस तलाकशुदा औरत से शादी करना चाहता है? अरे हाँ भाई, भला लड़कियों की कोई कमी है क्या जो तू एक तलाकशुदा लड़की से शादी करना चाहता है? भाई, अगर तू कह तो मैं अपनी नंद से तेरी शादी करवा देती हूँ। बोल भाई, बता, क्या मैं अपनी सास से बात करूँ? अरे नीतू, तेरी नंद से तो तेरी खुद ही नहीं बनती और तू उसे हमारे घर लाने की बात कर रही है।
कल तक तो तू ही उसकी बुराई करते थकती नहीं थी, और आज तू उसे अपनी भाभी बनाने को भी तैयार हो गई। अरे भाई देख, बुराई करना एक अलग बात है और ये सब नंद भाभी में तो चलता ही रहता है, लेकिन तू किसी शादीशुदा औरत से शादी करे, कम से कम उससे तो लाख गुना अच्छा ही है कि तू मेरी चबरी नंद से ही शादी कर ले। देख नीतू, तू अपनी राय ना अपने पास ही रख। मम्मी पापा गौरी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई शांत किस्म की लड़की है, बस वो तो तकदीर की मारी है जो उसके साथ इतना बुरा हो गया। अरे बेटा, वो लड़की कोई तकदीर की मारी नहीं है, बल्कि उस लड़की में ही कोई ना कोई तो दोष रहा होगा, तभी तो वो अपने पति को छोड़कर बैठी है। नहीं माँ, उसमें गौरी का कोई दोष नहीं है। अरे तू मुझे मत समझा, सब लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, भला ये भी कोई बताता है क्या कि सारा दोष मेरा ही है। देख बेटा, एक तलाकशुदा लड़की के लिए समाज में तरह तरह की बातें होती रहती है, और तुम तो कुंवारे लड़के हो, तो बेटा हम तुम्हारी शादी किसी तलाकशुदा लड़की से क्यों करवाएं? पापा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गौरी तलाकशुदा है, और मुझे उसके पिछले जीवन से कोई लेना देना नहीं है। देख बेटा, वो एक तलाकशुदा लड़की है, पता नहीं उसने तुझे कैसे फंसा लिया, और चाहे वो अपने पहले पति के बारे में भले ही लाख बुराइयां बता रही हो, लेकिन कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अरे इसकी भी तो कोई ना कोई गलती रही होगी ना, तभी तो उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। नहीं माँ, उसकी कोई गलती नहीं थी। देखिए माँ, यह मेरा आखिरी फैसला है कि मैं गौरी से ही शादी करूंगा, और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग भी इस फैसले में मेरा साथ दीजिए। अब आप देख लो जी अपने लाडले को, ये कैसी उल्टी सीटी जिद लेकर बैठा है। अरे सारी दुनिया में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या, जो ये एक तलाकशुदा औरत से शादी करना चाहता है। लेकिन कावेरी, देवेश हमारा इकलौता बेटा है, इस तरह हम अपनी मर्जी अपने बेटे के ऊपर तो नहीं थोप सकते ना। अगर हमने ही अपने बेटे का साथ नहीं दिया तो फिर वो अपनी मर्जी से ही गौरी से शादी कर लेगा, और फिर हमारा बेटा भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, और समाज में जो बातें होंगी सो अलग। इसलिए मुझे लगता है कि इस शादी के लिए हमें हाँ कर देनी चाहिए। हाँ माँ, कहीं ना कहीं पापा ठीक ही कह रहे हैं। हाँ माँ, आप जरा सोचकर तो देखो, अगर भैया ने उस गौरी से अपनी मर्जी से शादी कर ली और उसे लेकर कहीं बाहर रहने लग गया, तो भैया की सैलरी भी आपके हाथ से चली जाएगी, और यदि आपने शादी के लिए हाँ कह दिया तो भैया की सैलरी तो आपके हाथ में होगी ही, और भैया की पत्नी की भी सैलरी भी आपके हाथ में ही होगी। और सोचो माँ, जिस घर से उसका तलाक हुआ है उस घर से भी उसने अपने पहले पति से बहुत कुछ हिता है ना। अरे वो सारा धन तो वो यही लेकर आएगी ना, और वो सारा धन भी तो आपका ही होगा। अरे बेटा, तुझे धन की पड़ी है, ना जाने उसने हमारे बेटे को कैसे अपने जाल में फंसाया, और उसने पहले पति से जो कुछ भी ऐठ लिया हो, उसके बाद कहीं उसने हमारे बेटे को फंसाकर इससे भी कुछ ऐठ लिया तो। और वैसे भी ऐसी तलाकशुदा लड़कियों का क्या भरोसा, कुछ ना कुछ तो इसके भी लक्षण होंगे, तभी तो इसका तलाक हुआ है। देखो कावेरी, इस वक्त यह सब सोचना बिल्कुल ही फिजूल है। मैं तो कहता हूँ कि हमें देवेश की बात को मान लेनी चाहिए। देवेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, और देवेश के पिता देवेश को अपने आप से दूर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए देवेश के पिता ने देवेश की मां को समझा लिया, और देवेश की बहन ने धन दौलत और गहनों के लालच में आकर उसने भी शादी के लिए हाँ कह दिया, और 1 महीने के अंदर ही देवेश और गौरी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। अब गौरी कावेरी जी की बहू बनकर देवेश के घर में आ जाती है। अरे माँ, अब तो आप अपना गुस्सा थूक दो, अब वो आपकी बहू बन गई है, बल्कि अब तो आप उससे अपनी सेवा करवाओ, उसके हाथ से बने गर्मागर्म खाने का आनंद लो। अरे तूने तो कहा था कि उसे अपने पहले पति से तलाक के बाद जो भी रुपए पैसे उससे मिले हैं वो सब कुछ वो अपने साथ लेकर आएगी, लेकिन ये महारानी तो अपने पहले पति का दिया हुआ कुछ भी लेकर नहीं आई है। अरे माँ, हो सकता है कि वो अपनी दूसरी विदाई में लेकर आएगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं बहुत दिनों से यहाँ आई हुई हूँ, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अरे अब क्या हुआ, कम से कम अब तो तुम थोड़ा हंस दो। देवेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। हाँ गौरी, कहो ना, क्या बात है? मेरे तलाक के बाद मुझे जो भी रुपए मिले थे वो रुपए मैं यहाँ लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि वो रुपए मैंने अपने माता पिता को दे दिए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी, और शादी के समय में उन्होंने कुछ ज्यादा कर्जा भी ले लिया था। बस वही कर्जे को चुकाने के लिए मैंने अपने तलाक से मिले रुपए अपने मम्मी पापा को सौंप दिए थे। अरे गौरी, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना कि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपनाया है।
तो मुझे तुम्हारे आगे पीछे की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे उन सब बातों से कोई मतलब है। फिर देवेश और गौरी एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। लेकिन देवेश की माँ गौरी से आज भी नफरत करती थी और उन्हें सबसे ज्यादा इस बात से तकलीफ थी कि गौरी अपने तलाक में दिए रुपए अपने ससुराल नहीं लेकर आई। मुझे तो लगता है ये लड़की बहुत ही चालाक है। अरे तभी तो ये तलाक से मिले रुपए यहाँ लेकर नहीं आए हैं, बल्कि अपने माँ बाप के पास छोड़ कर आई है। वरना कोई भी अपने माता पिता को अपने रुपए ऐसे ही देता है क्या? मुझे तो ये लड़की ही चालू लगती है। मैं तो अपने घर की कोई भी जिम्मेदारी इस लड़की को नहीं दूंगी। भले ही ये अपने पहले पति की लाखों गलतियां बताए, लेकिन मुझे तो इसी के ऊपर शक है। बल्कि मुझे तो इसी के लक्षण ठीक नहीं दिखते, तभी तो इसने मेरे बेटे को फंसा लिया। अरे कावेरी, अब बस भी करो। अब तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है और अब वो तुम्हारी बहू बनकर आ गई है, फिर भी अभी तुम उसी बात को लेकर बैठी हो। वैसे देवेश ने ठीक ही कहा था कि हमारी बहू बहुत ही समझदार है। अरे अभी जुम्मे 4 रोज हुए नहीं और आपको उसकी समझदारी दिखाई भी देने लगी। देखो कावेरी, बहू को इस घर में आए हुए पूरे 4 महीने हो गए हैं, और इन 4 महीनों में एक इंसान को तो परखा जा ही सकता है ना, कि वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। अरे देवेश, तुझे क्या हुआ? पापा, मुझे ट्रेनिंग के लिए 2 महीने के लिए बाहर जाना होगा। अरे वाह बेटा, उसके बाद तो तेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। हाँ माँ, मेरे प्रमोशन के साथ साथ मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। सिर्फ 2 ही महीने में आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। लेकिन गौरी, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा वीजा नहीं बन पाया। अरे कोई बात नहीं जी, ये 2-3 महीने तो यूं ही कट जाएंगे। ठीक है गौरी, तुम अपना ध्यान रखना, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत ही तुम मुझे फोन कर देना। हाँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, बल्कि आप मन लगाकर अपना काम कीजिएगा। फिर देवेश 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए यूएसए चला जाता है और गौरी अपने ससुराल में ही रहती है। कावेरी जी तो पहले से ही अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी और अपने बेटे के जाते ही कावेरी जी ने अपनी बहू को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अरे भाभी, आजकल तो बहुत ही जमाना खराब हो गया है। आजकल की लड़कियां तो बस रुपए पैसे वाले और सुंदर से लड़की को देखकर अपने जान में फंसा लेती हैं और उससे अच्छे खासे रुपए ऐंठने के बाद उससे तलाक ले लेती हैं और फिर से दूसरे लड़के को फंसा लेती हैं। आजकल की लड़कियों का तो जैसे कोई ईमान धर्म है ही नहीं। प्रणाम बुआ जी। अरे खुश रहो बेटा। लीजिए बुआ जी, आप चाय पीजिए। अरे तुझे बहू के सामने ये सब नहीं बोलना चाहिए था ना, उसे कितना बुरा लगा होगा। अरे भाभी, उसे बुरा लगे इसलिए ही तो मैंने जानबूझकर उसके सामने बोला है। ये लड़की तो मुझे फुटी आंख भी पसंद नहीं है, वो तो मैं अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गई थी, वरना मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लेकर आती ना। अरे अब जाने भी दे कावेरी, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और वैसे भी सच में तेरी बहू बहुत अच्छी है। तूने अभी गौरी को इतना कुछ तो सुना दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप चली गई। अरे अगर गौरी की जगह भी कोई दूसरी लड़की होती ना, तो वो तुरंत लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाती। इसकी हिम्मत नहीं है कि ये मुझसे लड़ सके। अरे इसे तो मैं ऐसे शब्द बोलूंगी ना कि ये तो शर्म से पानी पानी हो जाएगी। अरे कावेरी, अब जाने दे, बस बात को खत्म कर। इस तरह कावेरी जी बात बात पर गौरी को नीचा दिखाती, उसे बार बार अपने पहले पति से तलाक लेने का ताना देती। लेकिन बेचारी गौरी किसी से कुछ नहीं कहती और न ही वो अपने पति से कोई शिकायत करती। वो अपनी सास की बात को चुपचाप सहन करते जाती है। मम्मी जी, आप चाहे मुझे कितना भी कुछ कह लो, लेकिन मैं कभी भी आपकी शिकायत देवेश जी से नहीं करूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल आप मेरे व्यवहार से जरूर प्रभावित हो जाएंगी। मैं आपको अपने प्यार से जीतना चाहती हूँ। इसी तरह रोज रोज गौरी की सास उसे कुछ न कुछ बात को लेकर ताना देते रहती, लेकिन गौरी अपनी सास को कभी पलटकर जवाब नहीं देती। एक दिन की बात थी कि जब गौरी की नंद आई हुई थी, तो गौरी की नंद अपनी माँ से अपनी भाभी के बारे में ही बात कर रही थी और गौरी भी दूर खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। अरे सुन बेटा, कहीं तेरे भाई की गैर मौजूदगी में ये गौरी सारे रुपए पैसे और जेवर लेकर यहाँ से रफू चक्कर न हो जाए। हाँ माँ, मुझे भी तो इसी बात का बहुत डर लगता है। सच कहूँ नीतू, मैं तो उस गौरी को एक भी गहना नहीं देना चाहती हूँ। अरे एक तो पहले ही ये तलाकशुदा है। अरे ना जाने उसने मेरे बेटे को अपने जाल में कैसे फंसा लिया। अरे भले ही ये अपने पहले पति की लाख बुराइयां वो बता रही है,
लेकिन उसका क्या पता सच बोल रही है या फिर झूठ। बल्कि मुझे तो अच्छे से पता है कि ताली तो हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। अरे इसकी भी तो कोई ना कोई गलती रही होगी ना। और फिर इसने अपने पहले पति से तलाक लेकर कितने रुपए भी तो लिए हैं। हाँ माँ, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। बेटा मैं ना आज उससे ही झूठ बोलकर उससे सारे के सारे गहने मांग लूंगी कि तुझे भी अपने गहने बनवाने हैं, तो तुझे सैंपल के लिए वो गहने चाहिए, क्योंकि तू भी बिल्कुल ऐसे ही गहने बनवाना चाहती है। हाँ माँ ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए। और उसके बाद वो सारे गहने मैं तुझे दे दूंगी। तू अपने ससुराल में ले जाकर अपने पास सही से रख लेना। और अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी भी ना, तो तू वो गहने मुझे लाकर दे देना। ठीक है माँ। गौरी की सास ने गौरी से धोखाधड़ी करके गौरी से उसके सारे गहने जो वो अपने मायके से लेकर आई थी और जो गहने उसे ससुराल से मिले थे, वो दोनों तरफ की गहने बहुत ही चालाकी से मान लेती है। और वो सारे गहने अपनी बेटी को ये कहकर दे देती है कि वो गहने उसकी बेटी उसके ससुराल में सुरक्षित रख दे, और जब उन्हें जरूरत होगी तो वो गहने वो वापस मांग लेंगी। गौरी भी सब कुछ समझ रही थी, लेकिन वह बिना कोई सवाल जवाब किए अपने सारे गहने अपनी सास को सौंप देती है। लेकिन एक दिन गौरी के मायके से फोन आता है। अरे ये तो मम्मी का फोन है। हेलो मम्मी, आप कैसी हो और पापा भैया और भाभी कैसे हैं? अरे बेटा घर तो सब बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बेटा तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। वैसे गौरी बेटा आज तू शादी में आ रही है ना? हाँ मम्मी, मौसी जी के घर का कार्ड तो आया है, लेकिन मम्मी जी ने जाने से साफ साफ मना कर दिया। वो कहती है कि मैं ही चली जाऊँ। ठीक है बेटा, तो फिर तू ही आ जाना। ठीक है मम्मी, आज शाम को मैं सीधे शादी के हॉल में ही पहुँच जाऊंगी। चल ठीक है बेटा, शाम को मिलते हैं। अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, चलो अब मम्मी जी से मैं अपने जेवर मांग लेती हूँ, फिर मैं शाम को अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। मम्मी जी। हाँ बोलो, क्या काम है? मम्मी जी, आज मैं अपनी मौसी जी के यहाँ शादी में जा रही हूँ, तो आप मुझे मेरी ज्वेलरी दे दीजिए। देख गौरी, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जेवर तो मैंने बहुत ही संभाल के रखे हैं, इसलिए अभी तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहन कर चली जाओ। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तुझे दे दूंगी। मम्मी जी, कम से कम एक आध गहना ही दे दीजिए। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? मेरी तबीयत से बढ़कर तेरे लिए तेरे गहने हो गए। अरे तेरे गहने मैंने खा नहीं लिए हैं, बल्कि मैंने तो अच्छे से संभाल के रख दिए हैं। एक तो मेरी कमर और पीठ में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, और तुझे तेरे सड़े से गहने की पड़ी है। ठीक है मम्मी जी, रहने दीजिए। लगता है चली गई। अब भला मैं इसे क्यों बताऊं कि इसके सारे जेवर तो मैंने अपनी बेटी के यहाँ रख दिए हैं और अभी तक मैंने उससे वापस भी नहीं लिए हैं। मैं जानती हूँ मम्मी जी ने मेरे सारे गहने नीतू दीदी के यहाँ रख दिए हैं, इसलिए उन्होंने बहाना बना दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी एक बार मैंने मम्मी जी और दीदी की बात सुन ली थी। मम्मी जी का कहना था कि मम्मी जी का मुझ पर कोई भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि मैंने उनके लड़के को फंसाकर उनसे शादी की है और सारे जेवर लेकर यहाँ से फरार हो जाऊंगी। वैसे कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी ज्यादा गहने जेवर पहनने का शौक नहीं है। वो तो शादी ब्याह की बात थी, बस इसलिए ही मैं जेवर मांग रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहन कर चली जाऊंगी। इस तरह बेचारी गौरी बिना जेवर पहने ही अपनी मौसी की बेटी की शादी में चली जाती है। लेकिन जब वो शादी में जाती है तो हर कोई उससे सवाल करता है कि अभी अभी उसकी शादी हुई है, लेकिन उसने शरीर में एक भी जेवर नहीं डाला है। लेकिन बेचारी तब क्या करती, इसलिए उसने सबको झूठ कह दिया कि उसके अलमारी की चाबी अचानक कहीं खो गई, इसलिए वो अपने जेवर नहीं निकाल पाई। शादी से आने के बाद गौरी को अपने आप में बहुत खराब लग रहा था, इसीलिए गौरी ने सोचा कि सोने चांदी की जेवर नहीं है तो ना सही, वो अपने लिए कुछ आर्टिफिशियल जेवर ही ऑनलाइन ऑर्डर करेगी। अब 2 महीने का समय बीत गया था और देवेश ने भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। जिस दिन देवेश ट्रेनिंग पूरी करके घर आता है, उसी दिन गौरी का वो पार्सल आता है। अरे ये तो मम्मी की मिस्ड कॉल है, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं अभी मम्मी को फोन कर लेती हूँ। हाँ हेलो बेटा। मम्मी, आपने फोन किया था क्या? हाँ बेटा, मैं तो बस वो पूछ रही थी कि दामाद जी वापस आ गए क्या। नहीं मम्मी, अभी तो नहीं आए हैं, बस अभी आते ही होंगे। ठीक है बेटा, जब दामाद जी आए तो बेटा तू उनसे मेरी बात करवाना। ठीक है मम्मी।
गौरी मैं आ गया। कैसे है जी आप? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम कैसी हो। मेरे बिना तुम्हारे ये 2 महीने कैसे कटे? ठीक ही कटे जी, बस आपकी हमेशा याद आती थी। अच्छा सच में? और ये लो भाई तुम्हारा पार्सल आया है। चलो मैं ही खोल के देखता हूँ तुमने क्या मंगवाया है। अरे रहने दीजिए ना, आप आराम कीजिए, ये पार्सल हम बाद में खोल लेंगे। अरे नहीं भाई, भला अब थकान कैसी? तुम मेरे सामने हो और अब मेरी सारी थकान खत्म हो गई। अरे ये क्या तुम्हारे पास इतने सारे गहने हैं? तो फिर भी तुमने ये कंकड़ पत्थर क्यों मंगवा लिए? मैं तुम्हें ये कंकड़ पत्थर नहीं पहनने दूंगा। मैंने तो तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनवाई है। क्या तुम्हें वो डिजाइन पसंद नहीं है जो तुम उन्हें नहीं पहनती बल्कि इसे पहनना चाहती हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम इसे पैक करके रख दो। तुम्हें इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ सुनो, कल मेरे एक फ्रेंड की शादी है तो हम लोगों को वहाँ चलना है, तो तुम वो वाली ज्वेलरी पहनना जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। नहीं जी, मैं यही पहन लूंगी। नहीं गौरी, मैं तुम्हें ये कंकड़ पत्थर नहीं पहनने दूंगा। वो असल में वो ज्वेलरी मेरे पास है ही नहीं जी। अरे गौरी ये तुम क्या बोल रही हो? लेकिन हमने तो शादी के समय तुम्हें कितने सारे गहने चढ़ाए थे, और अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, और वो गहने कहाँ गए? वो जेवर तो मेरे पास नहीं है जी। मम्मी जी ने ये कहते हुए मुझसे वो सारे जेवर ले लिए कि दीदी ने भी वैसे ही जेवर बनवाने हैं, तो दीदी को सैंपल के लिए वो सारे जेवर चाहिए, क्योंकि दीदी को भी ऐसी ही ज्वेलरी खरीदनी है। लेकिन वो सारे जेवर मुझे कभी दोबारा नहीं मिले। लेकिन जब तुम अपनी मौसी की बेटी की शादी में गई थी तब तुम क्या पहन कर गई थी? तब मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी जी। उस समय मैंने मम्मी जी से ज्वेलरी मांगी थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ज्वेलरी निकाल नहीं पाएंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मम्मी ऐसा कर सकती है। तुमने यह बात मुझे फोन पर क्यों नहीं बताई? नहीं जी, भला मैं आपको कैसे बताती? आप ट्रेनिंग में थे जी, और मैं क्यों आपको ने वजह परेशान करती, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। चलो अभी ये सब छोड़ो, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं जी, आप मम्मी जी से कुछ मत कहिए, वरना मम्मी जी को लगेगा कि मैंने तुम्हें भड़का दिया। अरे गौरी, मैं कोई दूध पिता बच्चा नहीं हूँ, और वैसे भी बात करने से ही हर बात का हल निकलता है, यूं चुप रहने से कोई हल नहीं निकलता। सुनिए जी, मैं जानती हूँ कि वह सारे जेवर दीदी के पास ही है, क्योंकि एक बार मैंने मम्मी जी और दीदी को बात करते हुए सुना था कि मैं तो तलाकशुदा हूँ और मेरा कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है और तुम्हें फंसा कर शादी की है। मम्मी जी को इस बात का डर था कि कहीं मैं वो सारे जेवर लेकर यहाँ से फरार ना हो जाऊं। गौरी अभी के अभी तुम माँ के पास चलो, माँ मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। माँ आप मुझे ये बताओ कि गौरी के सारे गहने कहाँ है? मम्मी बताओ ना कि गौरी के सारे गहने कहाँ है? आपने गौरी से सारे गहने लेकर अपने पास क्यों रखे? अरे माँ जवाब दो, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो दरअसल बेटा वो बात। कहिए माँ, चुप क्यों हो गए, बताइए। वो इसलिए बेटा कि कहीं ये गौरी सारे गहने लेकर फरार ना हो जाए। मम्मी मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, आप मुझे साफ साफ बताओ। देख बेटा, गौरी पहले से ही तलाकशुदा है, वो अपने पहले पति से भी बहुत कुछ हित कर बैठी है, तो कहीं वो यहाँ से भी गहने लेकर। बस माँ बस, आप और कुछ मत कहिए। अरे तू पूरी बात तो सुन बेटा, कहीं ये यहाँ से गहने और हमारी सारी प्रॉपर्टी के कागजात लेकर कहीं फरार ना हो जाए, इसलिए मैंने इसके सारे गहने और प्रॉपर्टी के कागजात अपनी बेटी के यहाँ सुरक्षित रखवा दिए हैं। मम्मी आप ये क्या बोल रही हो? अरे माँ आपको पता भी है कि उसे यहाँ आए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन एक बार भी आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं हुआ, और गौरी इस घर में है तो इसलिए आप डर डर कर जी रही हैं। मम्मी रिश्ते विश्वास के होते हैं, और वैसे भी गौरी अब आपके घर की बहू है, आपको उस पर इतना तो विश्वास होना चाहिए ना। और माँ अगर इसे धोखा देना होता ना तो ये अब तक दे चुकी होती। आखिर मैं इतने दिन घर से बाहर जो था, और मेरी गैर मौजूदगी में अगर इसने आपके साथ जरा सा भी गलत व्यवहार किया हो तो आप मुझे बताइए। मम्मी आप सारे गहने अपने पास ही रखो, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि ये अपने फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हटी तो आप इसके गहने इसे वापस दे दे, क्योंकि मम्मी ये आपके घर की बहू है और आपकी हैसियत है कि आप इसे सोने के गहने पहना सकती हैं, तो कम से कम आप इसे पत्थर तो मत पहनाओ। माँ आप कब तक इसकी पिछली जिंदगी को उसकी आने वाली जिंदगी के ऊपर रखोगी? माँ आप इसके साथ जो भी कर रही हो बहुत ही गलत कर रही हो। क्या इसने कभी आपकी सेवा करने में कोई कमी छोड़ी है, या कभी आपके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की है? प्लीज माँ आप इसके साथ ऐसा मत करो।
आप एक बार इस पर भरोसा तो करके देखो। मुझे पूरा विश्वास है माँ कि ये आपको निराश नहीं करेगी। हाँ देवेश बेटा, अब मैं तेरी बात पर गौर कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहू ने आज तक मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है, बल्कि उसने तो हमेशा ही अपना फर्ज पूरा किया है। और बेटा तेरी गैर मौजूदगी में भी हमेशा उसने अपने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं। उसने कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की है। और बेटा मैंने तो हमेशा ही अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार ही किया है, लेकिन बहू ने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है, बल्कि उसने हमेशा मुझे एक माँ की तरह ही मुझे मान दिया है। मुझे माफ करना बेटा, बहू तू तलाकशुदा है और इस बात से मैं बहुत डरती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इसने जानबूझकर अपने पति से तलाक लिया है और अपने पहले पति से जानबूझकर सब कुछ ऐठा है। और मुझे लगता था कि ये तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करेगी, क्योंकि तलाकशुदा लड़कियों के प्रति लोगों की सोच को तू जानता ही है बेटा। बस इसलिए ही मैं ये सब कर बैठी बेटा। लेकिन आज तेरी बात सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू रुक जा, मैं अभी नीतू को फोन करती हूँ और अभी उससे सारे के सारे गहने मंगवा लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ। हेलो नीतू बेटा। हाँ माँ कहिए ना। बेटा तेरी भाभी के सारे गहने और घर के कागज लेकर तू अभी वापस आ जा। वो माँ क्या हुआ बेटा? माँ मैं घर के कागज तो अभी भिजवा रही हूँ, लेकिन गहने 1-2 दिनों में भिजवा दूंगी। अरे बेटा तू भला ये क्या बोल रही है कि तू कागज तो अभी भिजवाएगी और भला तू गहने 1-2 दिनों में क्यों भिजवाएगी? वो माँ वो गहने मैंने। नीतू तू ये क्या बोल रही है? तू बस अपनी भाभी के गहने भिजवा। मैंने तुझसे कहा था ना कि जब तेरा भाई वापस आ जाएगा तो मैं तेरे से वो गहने वापस मंगवा लूंगी। माँ वो मुझे। अरे बोल ना, आखिर क्या बात है? ये क्या माँ किए जा रही है? माँ वो मुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने भाभी के सारे गहने गिरवी रख दिए। बाप रे बाप, नीतू तू ये क्या बोल रही है? और जब तुझे रुपयों की इतनी ही जरूरत थी तो तूने मुझसे कहा क्यों नहीं? माँ आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं जल्दी भाभी की गहने छुड़वा कर उन्हें वापस कर दूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ और माँ मैं शाम को घर आकर बात करती हूँ। अरे एकाएक इसे बहुत सारे पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? अगर ऐसा होता तो ये मुझे तो जरूर बोलती कि उसे पैसों की जरूरत है, कि मुझे अचानक इतने रुपए की जरूरत है और अपनी भाभी की एक गहने को गिरवी रख देना। ये बात मुझे बहुत अटपटी सी लग रही है। और उसके ससुराल में ऐसी तो कोई इमरजेंसी आई नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप 2 दिन वेट कर लीजिए ना। हो सकता है सच में दीदी ने मेरे गहने गिरवी रखे हो। कोई बात नहीं, दीदी 2 दिन बाद लौटा देंगी। हाँ माँ आप 2 दिन का इंतजार कर लो। इस तरह गौरी के कहने पर गौरी की सास और पति 2 दिन का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन न ही नीतू का कोई फोन आता है और न ही नीतू गहने लेकर अपने मायके आती है। इस पर देवेश को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है। क्यों माँ, आपने तो 2 दिन कहा था, लेकिन अब तो धीरे धीरे 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन नीतू अभी तक गहने लेकर नहीं आई। अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा कि जब भी नीतू से मैं गहने की बात करती हूँ तो वो टाल मटोल करने लगती है और सीधे सीधे कोई भी जवाब नहीं देती है। तो फिर अब आप बताए ना माँ की बेईमान कौन निकला और कौन आपके गहने लेकर भाग गया? आपकी बहू चोर नहीं बल्कि आपकी बेटी चोर निकली। माँ मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अब नीतू उन गहनों को कभी आपको वापस नहीं करेगी। हाँ बेटा, मुझे भी अब यही लगता है कि मेरे साथ मेरी बेटी ने धोखा कर दिया और अब वो गहने वो मुझे कभी भी नहीं लौटाएगी। अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, मैं अपनी बेटी पर अंधा विश्वास करती थी और हमेशा बहू पर शक करती थी, लेकिन मेरी बेटी तो इतनी बेईमान निकली कि उसने अपनी भाभी के सारे गहने पचा लिए। बेटा तू मुझे माफ कर दे बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए। आप मुझे से ऐसे माफी मत मांगिए। मुझे गहनों का कोई लोभ नहीं है। अब वो गहने मैं पहनूं चाहे दीदी पहने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बेटा, मैं उस बेईमान लड़की को कभी भी माफ नहीं करूंगी। आज के बाद तू ही मेरी बेटी है। मैं ऐसी धोखेबाज बेईमान मक्कार लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। नहीं मम्मी जी, आप ऐसे मत कीजिए। आखिर ये दीदी का मायका है और आप उनकी माँ हो। जो भी हो, लेकिन एक लड़की का मायका कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। समय आने पर दीदी को भी अपनी गलती का एहसास होगा और वो जरूर आपके पास आएंगी और आपसे अपनी गलती की माफी मांगेगी। बेटा मैं कितनी गलत थी,
जिस पर मुझे भरोसा करना चाहिए था उसे मैं धोखेबाज समझती रही, लेकिन जिस पर मुझे पूरा भरोसा था आज उसने ही मुझे धोखा दे दिया। इस तरह गौरी की सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गौरी से माफी मांगकर उसे खुशी खुशी अपना लेती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें।